फोन पर बियान शिंगलान की हैरानी छुप नहीं रही थी। तुम तो सच में बहुत किस्मत वाले निकले। शुअर का बाहर जाने के लिए मान जाना अपने आप में चमत्कार है। दूसरी तरफ किन यूची के होठों पर हल्की मुस्कान थी। बियान शिंगलान ने छेड़ते हुए पूछा, तो क्या शूटिंग खत्म होते ही शुअर को डेट पर ले जाओगे? किन यूची ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं उन्हें समुद्र किनारे ले जाना चाहता हूँ, बस नहीं जानता कि वो मानेंगे या नहीं। बियान शिंगलान हंसा, तुम्हारी नीयत तो चेहरे पर लिखी हुई है, फिर भी बड़े आदर से उन्हें मिस्टर लिन बुलाते फिरते हो। किन्यूची ने धीमे स्वर में सफाई दी, उन्हें शायद मेरा उनका नाम लेना पसंद नहीं। कॉल करने के बाद किन्यूची खिड़की तक गया और पर्दे खोल दिए। बाहर को समूही का समंदर नीला, चमकीला और शांत था। इतनी सुंदर जगह, और उसके मन में बस एक ही नाम था, लिनशु। वह उन्हें समुद्र किनारे लाना यूं ही नहीं चाहता था। उसके भीतर एक अजीब सा डेजा वू था, जैसे लिनशु को समुद्र बहुत पसंद हो, जैसे वह नंगे पांव रेत पर चलना पसंद करते हों, और जैसे अगर वह पीछे पीछे चले तो लिनशु मुड़कर उसका हाथ पकड़ लेते हों। उसकी स्मृति में समुद्री हवा भारी और नम थी। डूबते सूरज की रोशनी लिनशु के चेहरे और बालों पर पड़ती थी और उन्हें सोने जैसा चमका देती थी। बस उन्हें देखते हुए ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। सपने में लिनशु शिकायत कर रहे थे, मैं तुम्हें छुट्टी मनाने द्वीप पर लाया हूँ, फिर भी तुम ऐसे ही खामोश हो, कितना बोरिंग इंसान हो। किन यूची जानता था कि उस सपने में वह चुप था, लेकिन अनिच्छुक नहीं था। फिर वही धमकी, अगर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो लिन शू ताओ लियान के कॉन्सर्ट को रुकवा देंगे। इस बार किन यूची ने सपने के भीतर भी तर्क जोड़ना शुरू कर दिया, क्या वो छोटा बांस साथी सच में ताओ लियान ही था? यही बात उसे सबसे अधिक विचलित कर रही थी। ये सपने अव्यवस्थित नहीं थे, इनमें घटनाएं, संवाद, भाव सब कुछ क्रमबद्ध था। यह सामान्य सपना नहीं लगता था, बल्कि किसी भूली हुई सच्ची स्मृति जैसा महसूस होता था। सपने में लिनशु ने गर्मी की शिकायत की, उससे कहा कि वह उन्हें पीठ पर उठाए, और उसने बिना हिचक झुककर उन्हें उठा लिया, जैसे यह पहली बार नहीं, किसी पुरानी आदत की वापसी हो। लिनशु उसके कान के पास झुककर उन्हें लकड़ी का टुकड़ा कहकर छेड़ते रहे, जो बोल ही नहीं सकता, जो हर बात पर बस हूं कहता है। लेकिन किन यूची सपने में सचमुच शब्दों के सामने असहाय था। फिर लिनशु ने आदेश दिया, मुझे किस करो। किन यूची उन्हें पास की चट्टान तक ले गया, धीरे से बैठाया, और इस बार बिना देर किए झुक गया, जैसे वह बहुत देर से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। सपने की हर अनुभूति असहज रूप से सच्ची थी। होठों की नरमी, सांसों की गर्मी, उनके शरीर का भार, और वह बेचैन चाहत जो नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। जागने के बाद भी किन यूची इस यकीन से भर गया कि यह महज सपना नहीं हो सकता। अब उसके भीतर एक ही विचार बचा था, लिन शू उसके होने चाहिए। यह तर्क से परे लगभग आदिम सी भावना थी। वह उन्हें किसी और के करीब देखना सह नहीं पाता था, यहाँ तक कि ताओ शियाओतियन के साथ भी नहीं। समुद्र की हवा के बीच उसने दरवाजा खोला, तभी बाहर से सहायक झोमिंग की आवाज आई। दिन की शूटिंग शुरू होने वाली थी। रिसॉर्ट के इस हिस्से में सिर्फ मुख्य कलाकार और निर्देशक ठहरे थे, बाकी यूनिट अलग ब्लॉक में थी। जो मिंग ने टैबलेट बढ़ाया, एजेंट लियांग हेंग का नया शेड्यूल। अगले हफ्तों में फिल्म के रोड शो, इंटरव्यू, प्रमोशन, अवार्ड समारोह और अनगिनत शाम की पार्टियां थी। किन यूची ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी व्यस्तता का मतलब था, वह लिनशु से मुश्किल से महीने में एक बार मिल पाएगा। यह उसके लिए अस्वीकार्य था। उसने बिना झिझक ज्यादातर रात की पार्टियों पर लाइन खींच दी। ह्रोमिंग हैरान रह गया। पिछले सालों में उसने किन यूची को इतनी पार्टियां ठुकराते कभी नहीं देखा था। लेकिन किन यूची ने सिर्फ इतना कहा कि अब वह स्क्रिप्ट और अभिनय पर ध्यान देगा और बेकार की सामाजिकता कम करेगा। असल वजह वह किसी को नहीं बता सकता था। यह नहीं कि उसे पार्टियां नापसंद थी, बल्कि इसलिए कि वह समय बचाकर लिनशु के करीब जाना चाहता था। शूट से पहले वह नहाने गया। ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। समुद्र, सपने, लिनशु, सब कुछ उसकी नसों को जरूरत से ज्यादा जगा चुका था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ फिर उस परिचित सुगंध की ओर बढ़ा, उसके सीने के दाहिने हिस्से में अचानक भयानक दर्द उठा, इतना तीखा कि उसे दीवार पकड़कर खड़ा रहना पड़ा। उस दर्द के साथ ही उसके कानों में बिखरी हुई पियानो की धुन गूंजी, टूटी हुई, बेतरतीब, लेकिन बेहद जानी पहचानी। हर आर्पेजियो के साथ दर्द और बढ़ता गया, जैसे कोई अदृश्य स्मृति उसकी पसलियों के भीतर से बाहर आना चाहती हो। करीब आधे मिनट बाद सब अचानक खत्म हो गया। दर्द रुक गया, धुन भी गायब हो गई, और बाथरूम में सिर्फ शॉवर का पानी बचा। किन यूची समझ नहीं पा रहा था, यह भ्रम था, कोई अजीब स्मृति, या किसी और चीज की दस्तक। बाहर से झोमिंग की आवाज आई, सब लोग निकल रहे थे। किन यूची ने जल्दी से खुद को संभाला, बाल पोंछे, कपड़े बदले और बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरी यूनिट सुरक्षा के लिए साथ निकलती थी। एक गाड़ी कलाकारों की, दूसरी उपकरणों की। आज उन्हें द्वीप के बीचों बीच नारियल के बागानों में शूट करना था। गाड़ी में किन यूची निर्देशक लियू छिंग के पास बैठा था। लियू छिंग अब भी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थे। उन्हें अब भी उस गिरने वाली दुर्घटना के बाद कोई नया हादसा होने का डर था। लेकिन तभी सामने से दूसरे मुख्य अभिनेता लिन यी युआन की आवाज आई, हल्के व्यंग्य से भरी हुई। उसने ताना मारा कि किन यूची की शारीरिक हालत इतनी कमजोर क्यों है,
क्या वह फिर छुट्टी लेने वाला है? किन यूची मुस्कुराया, वही हल्की, नियंत्रित मुस्कान, और बोला, 10 मंजिल से गिरकर अगर आदमी वहीं चूर-चूर न हो, तो जिंदा बच जाना ही बड़ी बात है। जवाब शांत था, लेकिन चोट गहरी। लिu छिंग ने तुरंत बात वहीं रोक दी और लिन यी युआन पर पलटवार किया, उसे उसकी लाइनें याद रखने की सलाह देते हुए। यूनिट में सब जानते थे कि लिन यी युआन की सबसे बड़ी कमजोरी वही थी। गाड़ी में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। लिन यी युआन का चेहरा उतर गया और बाकियों ने नजरें फेर ली। इसी बीच लिu छिंग ने फिर नरम होकर किन यूची से पूछा, अगर थकान है तो वह आराम कर सकता है। किन यूची ने कहा कि वह बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लेगा। उसने शीशे की तरफ सिर टिकाया, आंखें मूंद ली, और उसी पल बियान शिंगलान की बात उसके मन में फिर गूंजी, 2 दिन में शुअर सिटी बी से निकल रहा है। बस यही सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान लौट आई। वह जल्द ही लिनशु से फिर मिल सकता था। यह संभावना ही उसके भीतर धड़कनें तेज करने के लिए काफी थी। लेकिन वही मुस्कान खिड़की के शीशे पर पड़कर लिन यीयुआन की आंखों में गई और उसे यह किसी मौन उपहास जैसी लगी। एक तरफ उम्मीद थी, दूसरी तरफ नया द्वेष जन्म ले रहा था।